कहाँ से शुरू करें? अनुच्छेद 21 से शुरू से, हाँ शुरू से ही शुरू करते हैं। हैं? सरकार के अंग से शुरू करते हैं। उससे पहले एक तो जोक सुन लो, है ना। हुआ क्या कि एक बार अंकुर ऐसे कंप्यूटर पढ़ लिया, है ना, कंप्यूटर का थोड़ा पढ़ के, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसी का इंटरव्यू देने गया, है ना। हैं? हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटरव्यू देने गया कि जॉब के लिए, कि अब जॉब लग जाए। तो जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू लेने वाला, वो इससे पूछा कि बताओ जावा के 4 प्रकार बताओ। तो जावा पता है ना, तो ये बताया क्या, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, और ये चार प्रकार बताया, है ना, कुछ ऐसे। आधा अधूरा नॉलेज ना खतरनाक हो जाता है। हाँ, खतरनाक हो जाता है। हाँ? कल वाला क्या है? अच्छा, लोग शादी में क्यों जाते हैं? बाराती क्यों जाते हैं? पूड़ी खाने के लिए। तो शादी में क्यों लोग जाते हैं? तो हमें पता है कि हमारे बड़े लोग ये कहते हैं कि किसी के खुशी में जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन गम में ज़रूर जाना चाहिए। इसका मतलब समझ पाए क्या? शादी एक प्रकार का बर्बादी है ना, वो गम का ही माहौल है, उसमें जाना चाहिए। चलो अब बताना, अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? हाँ, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या हनन करता हो। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इसमें से कौन सा नकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक है? विधि के समान संरक्षण सकारात्मक है और विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक को राज्य उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। कहाँ नहीं भेदभाव करेगी? सार्वजनिक स्थान पर, है ना। सार्वजनिक स्थान चाहे स्नान घाट हो, चाहे कुआं हो, इस तरीके, चाहे सड़क हो। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। आरक्षण कितना है? जनरल को आरक्षण कितना है? EWS को, OBC को, SC को और ST को। तो ये आरक्षण की व्यवस्था है। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS एक नई कैटेगरी बनाई गई? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में 2 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, 15 खंड 6, 16 खंड 6। ये क्या कहता है? हाँ, शैक्षणिक या शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान में क्या? आरक्षण। और ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, लेकिन अपवाद है ना इसका। शिक्षा और सेना में उपाधि दी जा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 19, और ये पूरा हमें देखना है। अनुच्छेद 19 इसको लिखते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे ना कि यहाँ तक शायद हम लोग अपलोड किए हैं ना। अनुच्छेद 19 ये क्या कहता है? स्वतंत्रता। अब ब्लैक पेन यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लर जो होता है ना, तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और रेड नहीं दिखाई देता। हाँ, अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
अब इसी में अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए या इसी को क कह देंगे। अब बताना इसमें क्या कहा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये बात इसमें कही गई है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कहा गया है, इसी के तहत मीडिया को यानी प्रेस या मीडिया को किसके तहत आज़ादी मिली है? इधर बताओ, किसके तहत मीडिया या प्रेस को आज़ादी है? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का। घरों पर झंडा अगर फहराना हो तो झंडा फहराने की आज़ादी भी किस अनुच्छेद के तहत? झंडा फहराने की आज़ादी। अब एक आज़ादी और है, और इसी में एक चीज़ और शामिल किया गया। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो है सूचना का अधिकार, इसके तहत हम किसकी सूचना लेंगे? सरकारी जो भी काम काज हो रहे हैं तो हम सरकार से आरटीआई दायर करके हम सूचना मांग सकते हैं। आरटीआई इसके लिए दायर करना पड़ता है और 30 दिन के अंदर सूचना दी जाती है। आरटीआई है ना, ये आरटीआई जो साइट होती है ना, उसी साइट में एक कॉलम रहता है ये आरटीआई का, तो वहाँ से भी हम किसी विभाग के बारे में हम क्या कर सकते हैं? जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई। एक चीज़ और है कि इसी विचार और व्यक्ति के तहत शांत रहने का भी अधिकार है, और इसी अधिकार का प्रयोग करता है कौन? अंकुर। जब इससे क्वेश्चन पूछे कि बताओ भारत में कुल कितने राज्य थे? शांत था, शांत रहा देर तक। फिर पूछे कि बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश है? फिर शांत रहा। फिर पूछे कि ऐसा क्यों, शांत क्यों हो? तो बताया कि अनुच्छेद 19 का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो शांत रहने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत है, यानी हम शांत रह सकते हैं बोलने के तहत। ये तो बोलने की आज़ादी देता है, साथ ही साथ शांत रहने की आज़ादी। पर ये मत कहना कि कहीं भी हम शांत रहेंगे। पुलिस पूछ रही है तुमसे, है ना, तुम कह रहे हो कि अनुच्छेद 19 इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शांत रहने की आज़ादी है। तो इसी में क्या है? शांत रहने की आज़ादी। 19 अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड का। अगला बताना। इसी में है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड बी या ख। ये क्या कहता है? हाँ, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, सहित या रहित? हाँ, शस्त्र रहित, शस्त्र के बिना सम्मेलन करने की आज़ादी है। सम्मेलन करने की आज़ादी या स्वतंत्रता, आज़ादी। तो जब भी हम सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हों, सेटिस्फाई ना रहें, तो हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में जो जेनजी का मूवमेंट चल रहा था, ये मूवमेंट किसमें? पहले तो ठीक था, शांतिपूर्वक था, बाद में भी शांतिपूर्वक था, लेकिन पुलिस जब लाठी चार्ज की उसके बाद से ये किसमें कन्वर्ट हो गया? तब ये थोड़ा सा हिंसक हो गया था, है ना। तो शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की आज़ादी है। अनुच्छेद इसके बाद 19 खंड 1 उपखंड सी या ग। संगठन, है ना, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, जैसे लेबर यूनियन है ना, संघ है। ऐसे ही स्टूडेंटों का भी यूनियन बना हुआ है, टीचरों का भी यूनियन बना हुआ है। तो ऐसे संघ बना सकते हैं। तो संघ बनाने का अधिकार, बनाने की आज़ादी। उसके बाद अगला बताना। सो नहीं रहे हो ना? नींद नहीं आ रही है? पानी वानी पीने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, हाँ, लेकिन सोना नहीं है, जिंदा रहना है। अभी सावन चल रहा है और मैं नॉनवेज वाली बातें बिल्कुल नहीं करना चाहता, है ना, तो इसलिए। क्या क्या कह रहा है?
मन करने लगेगा ना, गड़बड़ है तब तो। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी, और इसी को क्या कह देंगे, घ। ये क्या कहता है, तो भारत राज्य में यानी भारत के भीतर भ्रमण करने की आज़ादी, ये भी है। तो भारत के भीतर भ्रमण करने की आज़ादी या स्वतंत्रता। उसके बाद, इसके बाद क्या है, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, 19 खंड 1 उपखंड ई, अंगा है। उस बार भी गड़बड़ कराया था यही आड़ा बोल के, है ना। अब मैं कई बार वहाँ पे एडिट किया ना, तो वो बीच बीच में आ जा रहा था। तो अंगा, तो अब लगेगा उसको। अच्छा, इधर गड़बड़ नहीं चल रहा है ना, सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अगला बताना, तो भारत में भ्रमण करेंगे तो निवास, तो भारत में कहीं भी निवास करने की आज़ादी, निवास करने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। अगला बताना, इसको हटा दिया गया है, ये एफ था और यहाँ पे च, तो इसको डिलीट कर दिया गया है, निरसित है, निरसित। क्या इसमें कहा गया था, संपत्ति की स्वतंत्रता, अधिकार तो खत्म कर दिया गया था, ये स्वतंत्रता यहाँ पे शब्द था, तो संपत्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे था, लिख भी देते हैं ताकि ये अच्छा, निरसित ये है, नहीं ठीक है। और इसी में था संपत्ति, संपत्ति की स्वतंत्रता। अगला और लास्ट, हाँ, भारत में अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड जी, इसी को छ कह देंगे। क्या कहता है ये, कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता या आज़ादी, स्वतंत्रता। तो क्या इसको आधार बना के मानव तस्करी कर सकते हैं क्या, अफीम गांजा बेच सकते हैं क्या, दारू वारू बेच सकते हैं, लाइसेंस लेने के बाद, है ना, इलीगल नहीं है। देसी ठर्रा अपना वो जो निकाला जाता है, हाँ इधर है कहीं, उसका है कहीं, जानता है कहीं, है कोई परिचय का है क्या जो सस्ता और टिकाऊ मदिरा देता हो, नहीं जानता होगा, उसे पता होगा, हैं? चन्ना पार, ये अब चंदा पार को फेमस करना चाहता है। तो बोलना चाहिए ना, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब अनुच्छेद, अब इधर देखो, अनुच्छेद 20, एक कोई कलर ले थोड़ा सा डार्क हो, डार्क में यही आता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराध दोष सिद्धि, सिद्धि से संरक्षण। और इसमें 3 अनुच्छेद है ना, 3 पढ़े थे ना,
अनुच्छेद 20 खंड 1, अनुच्छेद 20 खंड 2, अनुच्छेद 20 खंड 3 बातें कही गई है। अब इधर सुनना, इसमें कहा गया है भूत लक्षी विधायन की मनाही। तो भूत लक्षी विधायन की मनाही, भूत लक्षी विधायन की मनाही इसमें है। इसमें दोहरे दंड की मनाही, दोहरे दंड की मनाही, इसमें दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरे दंड की मनाही। और इसमें आत्म अभिशंसन की मनाही, आत्म अभिशंसन की मनाही इसमें भी है। अब क्या है, एक एक समझते हैं। भूत लक्षी का मतलब है कि कानून अभी बनेगा, अब प्रभावी कब से होगा? पहले से होगा, है ना। तो ऐसे कानून जैसे ये किस पे लागू होता है, तो ये क्रिमिनल केस पे लागू नहीं होता है ना, ये सिविल केस पे लागू होता है। जैसे जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा तो इस पे कानून बनेगा, तो ये पिछले समय से लागू कर दिया जाएगा। जैसे आज मान लेते हैं जिनके पास जमीनें ज़्यादा हैं और ये कानून बने कि अब कोई भी व्यक्ति 5 बीघा से अधिक जमीन नहीं रख सकता, और ये कानून जो है आज से नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि कानून 2020 से लागू होगा। इसका मतलब है कि उसके बाद से वो कानून लागू हो जाएगा, है ना। यानी 2020, भले ही वो कानून कब बने, 2026 में। तो ये नागरिक कानून पे लागू होता है, सिविल पर, क्रिमिनल पर नहीं लागू होता है। फिर और क्या है इसमें, तो इसी में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक वो उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। जैसे आज कोई कानून लागू है इस समय, जैसे मैं बताया था किसी को थप्पड़ मारने की सजा अगर 5 वर्ष है ना, ये इस समय अगर मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, मान लेते हैं, तो थप्पड़ मारने की सजा अगर 5 वर्ष है इस समय 26 में, तो इसी समय कोई किसी को थप्पड़ मारा तो उसको सजा कितनी होगी? 5 वर्ष। लेकिन अगर ये कानून इसी साल बना हो, तो अगर इसी साल बना हो और ये इसी साल, मान लेते हैं कि इसी साल ये कानून बना है और 5 वर्ष इसकी सजा मान लेते हैं कि है। अब 5 वर्ष सजा है तो इसमें हम ये कह देते हैं कि ये बना कब कानून, तो अगस्त में बना, और अगस्त में बना 2026 में या 27 में मान लेते हैं। ये अगर 2026 में बना अगस्त में, लेकिन कोई जुलाई में किसी को थप्पड़ मारा था, तो क्या ये उस पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, ये बात कहता है। अनुच्छेद 20 और खंड 2 क्या कहता है? ये कहता है दोहरे दंड की मनाही, यानी एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही अपराध के लिए। फिर अनुच्छेद 20 खंड 3 ये कहता है आत्म अभिशंसन, यानी किसी भी व्यक्ति को उसी के खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। ऐसा करना ही अपराध है, आत्म अभिशंसन, खुद के खिलाफ गवाही देना, है ना। इतना टॉर्चर किया जाए और कहा जाए कि तुम्हें खुद के ही खिलाफ गवाही देना है कि तुम ही अपराधी हो, तब ऐसा नहीं किया जा सकता। आत्म अभिशंसन की मनाही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। और ये 2 साल पहले ये पीसीएस में पूछा गया था, या 1 साल पहले शायद, सेम यही लाइन ही पूछा गया था, ये तीनों, है ना। तो ये जब तक तीनों नहीं पता होगा तब तक हम सही नहीं कर पाएंगे। तो एक बार बताना, अनुच्छेद 20 खंड 1 क्या कहता है? भूत लक्षी विधायन। और अनुच्छेद 20 खंड 2 दोहरे दंड की मनाही। अनुच्छेद 20 और खंड 3, ठीक है। तो ये अगला अनुच्छेद 21, है ना। आते हैं अब एक और शानदार अनुच्छेद पर। पहले चलो एक बार क्वेश्चन बताओ, हाँ ध्यान से सुनना फिर बताना। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड डी क्या कहता है? भारत में निवास करने की आज़ादी। देखो गड़बड़ हो गया ना, भ्रमण करने की आज़ादी है, भूल गए।
प्रेस या मीडिया को आज़ादी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 खंड ए उपखंड ए या क। ठीक है, भूलना नहीं है। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। अब थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी और समझते भी रहेंगे। तो ये कहता है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन की आज़ादी ये कहता है ना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या जीवन का अधिकार, इसी में है क्या? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कहता है। अब क्या है? तो इसमें बहुत सारा मैटर है। अब इतना लिख के और रुकना है और सुनना है पहले। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी में जीवन का अधिकार, उसी को कहते हैं जीवन का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 ही है। अब बहुत सारे मामले आए कि इस अनुच्छेद 21 के तहत कितने और मामले आ सकते हैं, कैसी कैसी घटनाएं इसको शामिल, कैसे कैसे वाद इसमें शामिल किए गए, ये देखते हैं। अब अच्छा, जीवन का अधिकार है तो क्या किसी व्यक्ति को केवल जिंदा रहने का अधिकार है? अब मान लेते हैं कि मैं अंकुर को पकड़ के लेकर गया और यहाँ से ले जाने के बाद मैं क्या किया, इससे मजदूरी कराया, दिन भर खूब काम लिया गधों की तरह, है ना। 2-4 ट्रॉली ईंट का वो लगा हुआ था, उसको छत पे चढ़वाया इसी से, और शाम को एक रोटी देके इसे भेज दिया। और दूसरी चीज़, और रोटी तो दिया लेकिन रोटी भी ऐसे कि इसको बेइज्जत करके, जलील करके रोटी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके सम्मान पे हम क्या कर रहे हैं? ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इसमें जीवन के अधिकार के साथ गरिमापूर्ण जीवन है ना। गरिमापूर्ण जीवन है यानी सम्मान के साथ। तो जीवन के अधिकार के साथ कैसा जीवन होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण का मतलब है किसी के साथ पशुवत व्यवहार नहीं करेंगे, उसे जानवर नहीं मानेंगे कि वो क्या है, जानवर है, जानवर की तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, इसी को कहेंगे जीवन का अधिकार। और जीवन के अधिकार के तहत कैसा अधिकार है? गरिमापूर्ण जीवन। अच्छा, अब बहुत सारे केस आए, वाद आए। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातों को क्या कह दिया कि ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है। जैसे रोजी रोटी का अधिकार, कि हर पर्सन को अपनी जीविका चलाने के लिए अधिकार होगा क्या? रोजी रोटी या आजीविका का अधिकार। ये भी किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। अब कोई अपराधी है, और अपराधी है कि नहीं है, उसको गिरफ्तार किया गया है और मनमाने तरीके से हथकड़ी लगाकर ये ऐसे पकड़कर और फिर कंधे पे हाथ वाथ जैसे लगे कि टूट जाए, ऐसे चढ़ा वढ़ा कर बांध के लेकर जा रहे हैं। तो ये भी क्या है कि वो पशु नहीं है, वो क्या है? इंसान है। तो मनमाने तरीके से हथकड़ी भी नहीं लगाई जाएगी। विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, और ये अधिकार जो है, ये अधिकार इमरजेंसी के टाइम आया था। तो विदेश जाने का अधिकार, विदेश भी हम जा सकते हैं ये अनुच्छेद 21 के तहत। अच्छा, क्या इमरजेंसी के टाइम इसे रोका जा सकता है? कौन कौन सा नहीं रोका जा सकता? तो ये किस में आ रहा है? 21 में। तो इमरजेंसी लगी भी होगी तब भी हम कहाँ जा सकते हैं? विदेश। अपने जीवन, अपने प्राण की रक्षा के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। कहाँ? विदेश। तो विदेश जाने का अधिकार भी कैसा अधिकार? जीवन का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के तहत तो ये जैसे लिखे हैं रोजी रोटी का अधिकार, या इसी को हम क्या कहेंगे? आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार। जिंदा हो ना सब? हाँ, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनते रहना है।
और क्या आ सकता है? तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, मतलब जो गरीब आदमी है, मान लेते हैं वो झगड़े या किसी लफड़े में फंस गया, तो उसके पास तो कोर्ट कचहरी जाने के लिए पैसा तो है नहीं, तो कौन ये पैसा, कौन वकील इनकी तरफ से मुहैया कराएगा? तो सरकार। तो निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी किसको? जो बीपीएल है ना, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। बहुत ज्यादा मैटर आएगा इसी में, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। आगे, अब कई बार पर्यावरण जब दूषित हो जाता है तो उस पर्यावरण का प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। तो स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार किसके तहत है? इसी के तहत। अगर कोई कूड़ा कचरा किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैला रहा है तो हम इसको आधार बनाकर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, है ना? तो ये हम कर सकते हैं। तो इसी में कहा गया है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। और क्या है? तो कई बार कुछ डीजे वाले बहुत परेशान भी करते हैं, है ना, कि रात भर पूरा डीजे बजाएंगे और बगल में हम अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम का टाइम हो, उसी टाइम किसी के घर पे शादी वादी हो और उसी टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम सबका लगा हो, और एक परिवार जिसके घर कोई पढ़ने वाला नहीं है और वो पूरा तांडव मचा के रखा है, तो हमें शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार है। इसको भी इसी अनुच्छेद को आधार बना के उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? शांत या शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार। शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार। वातावरण का अधिकार कितने हो गए? याद हो जाएगा? हाँ, मैटर ज़्यादा हो रहा है अब। हाँ, 15 ही नहीं है, बहुत सारा है, लेकिन हम वही लिखेंगे जो काम का है। अच्छा, एक बार बताना, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में क्या कहा गया है? जीवन का अधिकार। कैसा जीवन होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। पशुवत व्यवहार, पशु की जैसा व्यवहार इनके साथ नहीं करना है, मानव के साथ। आजीविका का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 21 के तहत। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21। शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार अनुच्छेद 21। और क्या? तो एक और है अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है। क्लास में एक दिन अंकुर सो रहा था, हालांकि सोता बहुत है, लेकिन मेरी क्लास में नहीं सोता है, किसी क्लास में सो रहा था। क्यों सोएगा? तो जब नहीं समझ में आएगा, या तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है ना, तो ही कंडीशन हो सकती, या तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया है तब, या तो समझने की इच्छा ही नहीं है, अब सोएंगे। तो एक और इसी में अधिकार है, नींद या सोने का अधिकार। अब एक अधिकार तो तुम्हें पता चल गया कि अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कब? क्लास में, है ना। अब क्या करेंगे? क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार है, यानी निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार। अब क्लास में जैसे ही हमें हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, इसी का प्रयोग कर लेना है। ऐसा मामला कब आया? तो ये अनुच्छेद, अच्छा, ये जो मामला आया था कि सोने का अधिकार, ये आया था सन 2012 में। और कहानी सुनो, इसमें बाबा रामदेव, है ना, 2012 में, क्योंकि बाबा रामदेव इसी पार्टी के समर्थक हैं जो अभी पार्टी रूल कर रही है ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है रामलीला मैदान दिल्ली में क्या कर रहे थे, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पूरा शिविर विविर लगा के बैठे थे, और कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और रात में सोए थे,
और सोए थे उसी समय इनके कार्यकर्ता और ये भी दिल्ली पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर दी, सोते हुए व्यक्ति को मारी। उसके बाद इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई तो ये क्या किए कि पहने सलवार और क्या यानी लेडीज ड्रेस, महिलाओं का भेष बनाए, सफ़ेद वो सूट और सलवार कुर्ता और दुपट्टा लगा के भागना शुरू किए। कौन? बाबा रामदेव। हाँ अब हाँ ये भी देखो, अब पकड़ अब बाबा रामदेव भागे तो, लेकिन पुलिस पकड़ ली, पहचान गई। अब पकड़ ली तो उसी समय बाबा रामदेव केस कर दिए। किस पर? दिल्ली पुलिस पर, कि ये सोते हुए लोगों पर क्या कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। क्या हमारे पास कोई अधिकार नहीं है क्या? तो सोना अधिकार जो है ये उसी समय बाबा रामदेव वर्सेस दिल्ली सरकार के खिलाफ ये केस आया था। और उसी समय एक और मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 में जुड़ा, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार। अगर घर पे कोई जगह है, अनुच्छेद 21, हाँ अनुच्छेद 21, स्कूल में भी कोई जगह है, अनुच्छेद 21 सीधा इसका प्रयोग कर लेना है। सही है सर। हाँ अनुच्छेद 21 नींद का अधिकार, पूरा बराबर नींद लेना है। अपवाद स्कूल के अपने नियम होते हैं, तो हर जगह ऐसा थोड़ी है कि सोने का अधिकार है, अपवाद हर जगह है। तो वही रामलीला मैदान में बाबा रामदेव प्रोटेस्ट कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब रात में सोए थे, पुलिस लाठीचार्ज कर दी, बस पुलिस के ऊपर क्या कर दिए, FIR केस कर दिए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, है ना, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद से इस चीज़ को क्या बना दिया गया, मूल अधिकार, और किसमें रख दिया गया, अनुच्छेद 21 के तहत। सोने का अधिकार ये हमारा कैसा अधिकार है, जीवन के अधिकार के तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत। अगर बाबा रामदेव प्रोटेस्ट नहीं किए होते तो ये आया होता, नहीं आया होता, तो उनका योगदान है। पहले तो देसी देसी कह के हमें देसी चीज़ खिलाए, फिर धीरे धीरे कोई एलोवेरा की कीमत नहीं जानता था, उठा के बेचना। आंवला की कोई कीमत नहीं जानता था, उसको क्या किए कि आंवले का जूस निकाले और डिब्बे में पैक किए और कहे कि 150 रुपये में हमसे खरीद लो, उससे बाल मजबूत होता है। लोग खरीदना शुरू कर दिए। ऐसे ही प्लांट, बहुत सारे प्लांट जो बेकार पड़े हुए थे, सबको उठा उठा के कमर्शियलाइज कर दिए, बेचना शुरू कर दिए। और आज भारी भरकम इंडिया की आबादी शुद्ध देसी के नाम पे क्या करती है, खरीदती है पतंजलि का प्रोडक्ट। शुद्ध देसी का नाम जैसे ही आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, पतंजलि, एक ही। अगला एक और केस आया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, 2017-18 की बात है, निजता का अधिकार, ये भी आया। सर तो ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि नींद या सोने का अधिकार, ये पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, लेता है। ये केस था पुट्टा स्वामी केस, अब लिखना चाहते हो तो लिख लो, पुट्टा स्वामी केस में ये मामला आया था। अब हाँ, अब ये देखो कि निजता का अधिकार, हमसे आधार कार्ड जब बनवाया गया, कहा गया कि आधार कार्ड बनवाइए, तो पूरा अंगूठा से लेकर, रेटिना से लेकर, पूरा फिंगर से लेकर सारी चीज़ें, यानी हमारा जितना बायोमेट्रिक हो सकता है और जितनी प्राइवेसी हो सकती है, सारा का सारा कौन ले लिया, सरकार। अब सरकार से पूछे कि बताइए इसकी सिक्योरिटी गारंटी लेंगे कि नहीं आप। जैसे कहीं भी आधार कार्ड हम दे देते हैं या उसका फोटोकॉपी कराते हैं, सरकार बार बार फोटोकॉपी मांगती है, तो अब हम पूछें कि ये जो फोटोकॉपी कोई लेके इसी का मिसयूज़ कोई कर रहा है, तो फिर इसकी गारंटी कहाँ है। तो हमारी प्राइवेसी खतरे में है कि नहीं, प्राइवेसी खतरे में है। और देखते हो कि फ़ोन में भी हम क्या लगाते हैं, प्राइवेसी लगाते हैं। सेटिंग जब करते हैं तो उसमें प्राइवेसी की, हमारी प्राइवेट चीज़ें कोई देखने ना पाए। फेसबुक पे जाते हैं तब भी फिर से क्या लगाते हैं, प्राइवेट करते हैं, यानी प्राइवेसी लगाते हैं। इंस्टा पे गए तब भी क्या लगा दिए, प्राइवेसी। तो जितने सोशल मीडिया हैं ये प्राइवेसी को ही भंग करते हैं, है ना। तो हम लगा के रखे हैं राइट टू प्राइवेसी वाला, इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये प्राइवेसी हम रख सकते हैं, जो हमारी प्राइवेट चीज़ें हैं उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। निजता का अधिकार, फिर खोल दिया है। इधर देखो कदर, एक अभी नहीं आता। अगला देखो, अगला है बहुत ही शानदार, जीवन साथी चुनने का अधिकार।
है ना शानदार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये बहुत अच्छा अधिकार है सर। चुनने का अधिकार। हाँ, इसमें दो कपल थे। अब थोड़ी सी कहानी बता दे रहे हैं। हुआ क्या था कि दो कपल थे, दोनों इंटरकास्ट थे, और वो ऐसा समाज था, 2018 की बात है। तो ये ऐसा समाज था कि उस गांव में पूरा का पूरा रेडिकल कह रहे हैं, रूढ़िवादी लोग थे। हाँ, तो ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले। अब लड़की और लड़के दोनों इंटरकास्ट, शादी तो कर लिए, लेकिन वो गांव से जब भाग के गए कहीं और। फिर जब गांव में आए तो गांव वाले पकड़ के उन दोनों को क्या किए, फांसी पे लटका दिए, मार दिए दोनों को। अब दोनों को जब मार दिया गया तो एक शक्ति वाहिनी, एक संस्था थी शक्ति वाहिनी, जो मानव अधिकार के लिए लड़ती है ना। एक संस्था थी, NGO था, यही केस किया उन दोनों की तरफ से। अब पूरे गांव वाले पे ये केस रखा गया। अब जब ये केस गांव वालों पे पड़ा तो ये कोर्ट में चला गया था मामला। अब कोर्ट में गया तो इस चीज़ को कह दिया गया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है, ये कैसा अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। यानी कास्ट मैटर नहीं करता, कोर्ट हमारी मानती है, और बहुत जो एजुकेटेड लोग हैं ये भी मानते हैं। और यहाँ तक कि कहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलन में है कि इंटरकास्ट जो है और कास्ट जो है, कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े वर्ग में, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नहीं तो ये और कहीं नहीं तुम्हें दिखाई देगा। साइंस भी प्रूव करता है कि इंटरकास्ट या जो अदर कास्ट में जब मैरिज होती है तो उसमें जो संतान पैदा होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है ना। वो ज़्यादा अच्छी होती है, बायोलॉजिकल टेस्टेड है ये चीज़ें। मतलब कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी रोग जो है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता है, वो टूटता नहीं है, उसकी चेन टूटती नहीं है। तो अब मान लेते हैं कि पूरा एक ही जाति के लोग, एक समाज के लोग, और वो रोग जो है ऐसे ही बढ़ता जाए, तो फिर वो चेन नहीं टूटती, फिर वो रोग उसी पीढ़ी में उसमें मूवमेंट करता रहता है। तो समझ में आ रहा है ना। तो बायोलॉजी भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि क्या है कि इंटरकास्ट ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसमें। फिर जीवन साथी चुनने का अधिकार, उसके बाद इंटररिलीजन भी अधिकार। हाँ, रिलीजन भी हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है। तो ये किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। कितना हो गया देख रहे हैं उसमें? 8 हुआ। चलो अब बताओ सुनो। मरी हुई अवस्था में चले जा रहे तुम लोग। हाँ तो ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब ज्यादा। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? आजीविका का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? विदेश जाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, फिर शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, वो सोना नहीं, नींद वाला सोना। हाँ, सोने का अधिकार। अब जब सोने का अधिकार ये हो जाएगा तो अब सरकार से डिमांड करे सोना दो मुझे, नहीं तो फिर केस करेंगे, अनुच्छेद 21 का प्रयोग करेंगे। सोने का अधिकार। और इस समय ये सोना भी महंगा और ये भी सोना महंगा हो चुका है, ये भी महंगा है, दोनों महंगा है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? जीवन साथी चुनने का अधिकार। अब क्या जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इसके बाद क्या मरने का भी अधिकार है क्या? तो अब एक और केस आया था, अब सुनो, एक और केस आया था। एक नर्स थी और ये मुंबई की घटना है, नाम था अरुणा शानबाग। अब हुआ क्या था कि उनके साथ रेप हुआ था और कई लोग ये घटना को अंजाम दिए थे। और उसके बाद वो जो फीमेल थी वो कोमा में चली गई थी, मतलब कि लंबे समय, लगभग 42 साल तक। वो इतना ब्रूटल था कि वो केस लंबे समय तक वो चला आ रहा था। कहाँ पर? तो कोर्ट में ये चला गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अरुणा शानबाग केस था। एक फीमेल नर्स थी जिनके साथ रेप होता है, और कहाँ पर? मुंबई में। और कई लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं।
और उसके बाद ये जब केस किया जाता है तो केस करने के बाद यही मामला गया था 2011-12 में, कहाँ पे चला गया था, कोर्ट में। तो अब कोर्ट में जब ये गया तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मरने का भी अधिकार जीवन के अधिकार के तहत है। पर कैसे मरने का अधिकार, किस तरीके का, तो थोड़ा सा और समझते हैं। हुआ क्या कि, अब सुनना, हुआ क्या कि जब ये केस आया तो उस समय लगभग ये 42 साल कोमा में रही और आगे भी उम्मीद नहीं थी कि ये कोमा से बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी। तो कोमा से बाहर नहीं आएंगी तो एक व्यक्ति, एक गरीब आदमी, अब उसके परिवार में उसकी बहन या बेटी हो तो वो सरकारी कह रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा वो उठा पाएगा नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर पे, और सारा काम जो है यानी कि वो सोई हुई है, सारा चाहे जितना डोज दिया जा रहा है, चाहे जो भी, वेंटिलेटर पे ही सब हो रहा है, यानी सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। तो एक गरीब परिवार तो 10 दिन भी या 15 दिन भी क्या कर सकता है, ये सर्वाइव नहीं करा पाएगा, उतना पैसा चाहिए ना, तो हॉस्पिटल में इतना पैसा कौन भरेगा। तो यही केस चला गया था कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा था कि जीवन के अधिकार के तहत कौन सा अधिकार है, मरने का अधिकार। अब कैसे मरने का अधिकार, ये फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्या कहा कि मरने का अधिकार जो है ये पैसिव है, पैसिव और एक्टिव में अंतर है। मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले ये समझ लेना है कि मरने का अधिकार है कि नहीं, तो है। इसे कहा जाता है इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया। और यूथेनेसिया जो है ये लिमिटेड है, लिमिटेड कंडीशन अप्लाई है। केस कौन सा था, अरोड़ा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मरने का अधिकार क्या है, जैसे कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, ऐसा रोग हुआ है कि जिसका इलाज है ही नहीं, और जब इलाज नहीं है तो एक ऑप्शन दिख रहा है कि उसे, है ना, मार ही दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना, तड़पने से अच्छा है कि उसे मार दिया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि अगर कोई इच्छा, किसी पर्सन की ये इच्छा हुई, घर से परेशान हो गया और कहा कि मुझे मार दो या हम जा रहे हैं आत्महत्या करने, तो ये नहीं, और तकिया लेके दबाना शुरू कर दिए, तो ये कंडीशन नहीं है। इसमें क्या है, पैसिव यही शब्द है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि अगर असाध्य रोग हुआ होगा, ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं है और इसे सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई, जैसे वेंटिलेटर का प्रयोग किया, तो बस आपको करना क्या है कि वेंटिलेटर को हटा देना है ताकि इसकी मृत्यु जो है वो सम्मान पूर्वक हो सके। तो ये केवल मरने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि मरने के अधिकार में हम कभी भी मर सकते हैं, ये शामिल नहीं है। इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया कहा जाता है, और यह है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। कंडीशन अप्लाई है, इसमें कंडीशन अप्लाई है। कितने अनुच्छेद हुए, अनुच्छेद तो 21 ही हुआ है, लेकिन इसमें कितने सारे मैटर जुड़ रहे हैं, तो एक बार बताना, लिख लिए। सही जगह पे कोई आसान शब्द नहीं, मतलब नहीं, यही शब्द ही यूज करेंगे, पैसिव। निष्क्रिय यही है, अलग से। अच्छा, एक्टिव का मतलब है जानबूझ के मारना, और इनएक्टिव या हम पैसिव कह देंगे तो इसका मतलब है बस सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं ताकि उसकी डेथ हो पाए। इच्छा मृत्यु निष्क्रिय है, गलत लिखे हैं क्या, बोल नहीं पा रहे हो, दोबारा लिख देते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और इसी को कहा जाता है पैसिव यूथेनेसिया, यानी केवल और केवल सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा
ताकि उस व्यक्ति की डेथ हो सके, क्योंकि वो असाध्य रोग से पीड़ित था, उस रोग का इलाज नहीं था, तकलीफ ज़्यादा थी, तो केवल वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा ताकि उसकी डेथ हो सके। इसी को कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी मरने का अधिकार एक प्रकार से। लेकिन ये सक्रिय नहीं है ना, कि मरने का अधिकार तो फिर लेकर आए वो, तो ये सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। अब एक बार बताना, बहुत सारा मैटर आ चुका है इसमें। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी को हम क्या कह देंगे? जीवन का अधिकार। कैसा जीवन होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये अलग अलग निर्णय में कहा गया कि ये जैसे आजीविका का अधिकार भी कैसा अधिकार? जीवन का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार भी कैसा अधिकार? जीवन का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार? जीवन का अधिकार। स्वच्छ वातावरण का अधिकार? जीवन का अधिकार। शोरगुल रहित वातावरण का अधिकार? जीवन का अधिकार। नींद का अधिकार? जीवन का अधिकार। इसी के निजता का अधिकार? जीवन के अधिकार के तहत। और जीवन साथी चुनने का अधिकार? जीवन के अधिकार के तहत। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार भी कैसा अधिकार है? जीवन का अधिकार है। ये सभी अलग अलग वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। याद हो गया है? ये याद है? ये याद हो गया? इसमें तो मजा आ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हाँ थोड़ा सा ये जुड़ गया था। अच्छा ये तो बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, प्राइवेसी वाला भी और नींद वाला भी तो और मज़ेदार है, मतलब जानलेवा है ये तो, है ना? हाँ जानलेवा है। पुट्टा स्वामी केस था, ये शक्ति वाहनी केस था, और ये जो था अरोड़ा शानबाग केस था। अलग अलग केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलो अनुच्छेद 20 खंड 3, आत्म अभिशंसन मनाही, है ना? खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, आत्म अभिशंसन। अनुच्छेद 21 हो चुका। अब अनुच्छेद 21A, हाँ देखो अनुच्छेद 21A या इसी को क्या कहेंगे? का। इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे, ये मत करना, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे जैसे लिखा गया ऐसे ही लिखना है। हाँ, ये अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? इसमें बात क्या कही गई है पहले ये लिख लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य दिया ही जाएगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये बात कही गई। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002। जिंदा हो ना सब? अभी बहुत लड़ाई है ना, लेकिन बहुत हद तक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो गया है? हमारे समाज की रूढ़ियाँ टूटेंगी कि नहीं? टूटेगी, हाँ टूटेंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, है ना? हाँ टूटेंगी। फिर भी टूटेगा ना, टूटेगा, जितना ही टूटेगा। तो पहल करने से ही टूटता है ना, कि ऐसे थोड़ी टूट जाता है। हाँ जैसे जातिवाद का अभी तक तो नहीं, लास्ट में ये जहर समाज भर देता है ना, ये जहर कोई और नहीं भरता है। हम तो पैदा होते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हम किस जाति के हैं,
समाज जोड़ा हमारे साथ नाम के साथ एक जाति, है ना। वो घले इसमें क्या कहते हैं, घर या परिवार कोई भी जुड़ सकता है, तो फिर वो चिपका रहता है, लास्ट तक हम चिपका के रखते हैं उसको। कई पूछे कि बताओ कि जाति कहाँ है समाज में। सोशली कंस्ट्रक्टेड है कि ये नेचुरल क्रिएशन है सोसाइटी? तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो सोसाइटी नहीं तोड़ सकती है? तोड़ सकती है, बिल्कुल तोड़ सकती है। आगे अनुच्छेद, अच्छा इसी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम याद है? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है? 2009 का। लागू कब किया गया इसको? लागू किया जाता है 2010 में। याद रखना है कि लागू कब हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार है। अब थोड़ा सा टाइम मैं देता हूँ, है ना, थोड़ा सा टहल लो 2-4 मिनट। अरे तो वो तुरंत नहीं ख़त्म हो जाएगा ना, अब ऐसे थोड़ी है, वो भी कितना छोटा है। इसको तो पहले का पढ़े हैं इसलिए, है ना। तो बस जल्दी पानी पी के आओ, रुकते हैं थोड़ा। MCQs कर लें पहले, ये थोड़ा मतलब कितना पैसा? तो फिर पहले ही बता दिए होते, ऑन कर दिए। 22 पढ़ते हैं, नहीं इनफ नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से है, यही टॉपिक है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तुम्हें अभी लग रहा होगा ना, अभी लग रहा होगा जब मैं ये कहता हूँ कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये इसमें टाइम देना है, तो ये मत सोचो मैं फर्जी टाइम दे ही नहीं रहा। सच्चाई यही है कि मैं फर्जी टाइम देता, इस पर टाइम मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अब फंडामेंटल राइट हमें पता ही नहीं है तो हम किस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे? अपने अधिकार हमें पता ही नहीं है और सही से नहीं पता है तो फिर हम क्या करेंगे? ज़्यादा क्या करेगा? किसको बता के आया है? जाके बता दिया है? बढ़िया। हाँ फिलहाल यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अनुच्छेद 22, ये भी शानदार अनुच्छेद है। तो इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे? किसको? ये कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें बस एक ही है। अगला है अनुच्छेद 22। कि मैं कभी कभी अच्छा लिखता हूँ और ये वीडियो अगर भारत सरकार के पास पहुँची तो अगला नॉमिनेशन भारत रत्न के लिए मेरा भी होगा। भारत रत्न। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, नज़रबंदी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। अच्छा तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहीं से मिटा के, फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ एक बार फिर से। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है
और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है। कितना काम की बात है, ध्यान सुनना। पुलिस अगर गिरफ्तार करने आ रही है तो उस व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होंगे? तो व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हो सकते हैं? तो पहला कि एक तो हम पूछेंगे कि आप किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। जिस व्यक्ति को भले वो अपराध किया है कि नहीं वो तो बाद में कोर्ट प्रूफ करती है, तो पहले तो वो व्यक्ति है, अभियुक्त है, व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति है तो पहले वो पूछेगा पुलिस गिरफ्तार करने आए तो बताइए किस कारण से हमें गिरफ्तार करने आया। उसके बाद वारंट भी मांग सकता है, बताइए वारंट दिखाइए हमें। तो एक तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार हमारे पास है। दूसरा कि हम अपने हिसाब से वकील भी कर सकते हैं, पुलिस हमें रोकेगी नहीं। हम चाहते हैं कि हम अपना एक लीगल सलाहकार या लीगल केस लड़ने के लिए हम क्या करें, वकील हायर कर लें, तो मनपसंद वकील करने का अधिकार। तो एक तो गिरफ्तारी का क्या कर सकते हैं, कारण जान सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि हम गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं कि कारण क्या है, क्यों गिरफ्तार करने हैं। दूसरा कि मनपसंद वकील करने का अधिकार हमारे पास है कि हम अपने वकील से बात कर सकते हैं। मनपसंद वकील सही लिखे हैं, सही है ना, वकील करने का अधिकार, ये भी अधिकार है हमारे पास। तीसरा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि जज के सामने प्रस्तुत करना है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जज के समक्ष प्रस्तुत करना है। लेट कुछ परिस्थिति में हो सकता है, लेट, लेकिन इसमें अवकाश और रविवार छोड़कर अगर अवकाश आ गया है, सरकारी छुट्टी है, कोर्ट बंद है, तो कहाँ लेकर जाएंगे? तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद अच्छा, ये भी समझो कि अगर किसी व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर तो वो फंस गया अगले दिन तक, यानी सोमवार को कोर्ट खुलेगी। इसका मतलब है कि शनिवार को पुलिस अपने पास रख सकती है और बढ़िया से इलाज कर सकती है। तो ज़्यादातर पुलिस जो है गिरफ्तारी करती है किस दिन? शनिवार की शाम को, हाँ, कि ताकि एक दिन पूरा रहे इलाज करने के लिए, है ना। तो इसीलिए ऐसा करती है शनिवार को, या तो छुट्टी के दिन, उसे पता है अगले दिन कोर्ट बंद है तो फिर उस दिन। तो ये अपवाद है। इस टाइम हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे के अंदर मुझे कहाँ लेकर चलो, जज के समक्ष प्रस्तुत करो। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा वो गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा, वो अपने हिसाब से मनपसंद वकील कर सकता है। और 24 घंटे के अंदर क्या कि उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये चीज़, ये अधिकार होते हैं। लेकिन दो लोगों पे ये लागू नहीं होते हैं। एक तो दो कंडीशन है जिस पे लागू नहीं होगा। पहली कंडीशन, शत्रु अन्य देशी। क्या हुआ है? कर दे रहे हैं तो उसी के लिए ले रहा है, टाइम आ गया। अच्छा, ऐड कर दे, हो गया ना। तो पहले एक बार बता दो, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। गिरफ्तारी जब होगी तो उस व्यक्ति को क्या अधिकार होगा? कारण पूछ ले कि किस कारण से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, और पुलिस रोकेगी नहीं उसे वकील करने के लिए, वो वकील भी कर सकता है अपने हिसाब से। और 24 घंटे के अंदर उसके पास ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसे, उस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाना है? न्यायालय के सामने। उसके बाद इसी में दो बातें और हैं, ऐड कर दें। मैं सोच रहा था इसी में आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो इसी में देख लेते हैं।
एक बोर्ड लेना पड़ेगा, मैं भी सोच रहा हूँ। ज़्यादा महंगा है ना? हाँ, मैं बात किया हूँ। अब क्या किस पर लागू नहीं होगा? शत्रु अन्य देशी। जैसे इस किसको कहेंगे शत्रु अन्य देशी? जैसे युद्ध चल रहा हो भारत का किसी देश के साथ, और उसी समय हम अपनी सूचना, भारत की सूचना किसको दे रहे हो? दूसरे देश को, तो हम शत्रु बन जाएंगे फिर। तो इस कंडीशन में पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो वो अधिकार एक भी नहीं रहेगा। यानी इस कंडीशन में अगर शत्रु अन्य देशी है, यानी युद्ध चल रहा है और उस टाइम हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे देश की मदद कर रहे हैं, तो हम शत्रु अन्य देशी। और इस कंडीशन में ये तीनों अधिकार हमारे पास नहीं रहेंगे। इस कंडीशन में एक और है निवारक नजरबंदी। निवारक नज़रबंदी जम्हाई ले रहा है, कहता है उसको ये पता है कि मेरे पास पूरा डेटा भरा पड़ा है ना। हाँ, कॉपी में, दिमाग में नहीं, कॉपी में। और फिर ये रट तो लेगा इसको, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ, इसीलिए रटवाना कम है, समझना ज़्यादा है। अब मुझे लगता है कि हर बिंदु मैंने चर्चा किया है कि इसका मतलब क्या है। निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या है कि भविष्य में कोई घटना अगर होने वाली हो और पुलिस को ये पता चले कि कोई अपराध होने वाला है और इस आधार पे गिरफ्तारी हो रही है ना, तो तब भी जो है ये अधिकार नहीं होगा। कई बार पुलिस इस बात का आरोप लगा के गिरफ्तार करती है कि ये कोई क्राइम करने वाला था। यानी भविष्य में कुछ करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इसी आधार पे गिरफ्तार किया जाएगा, यानी निवारक नज़रबंदी, नज़रबंद कर दिया जाएगा। नज़रबंद कहीं भी हो सकता है, उस व्यक्ति को उस घर में भी नज़रबंद या इसको जेल में भी ले जाकर। क्या है इसका मतलब? मतलब बस यही है कि भविष्य के अपराध को रोकने के लिए, यानी फ्यूचर में वो व्यक्ति अपराध ना करने पाए, उसको पुलिस उठा ले जाएगी जेल में। अब पुलिस को वो नहीं कहेगा कि बताओ कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, नहीं, पुलिस बताएगी भी नहीं। और क्या, ये भी अधिकार नहीं देगी, क्योंकि नज़रबंद किया जाता है ना तो लोगों से दूर लेकर जाके, है ना, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। और क्या, ये 24 घंटे वाला भी अप्लाई नहीं होता है। तो किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा? शत्रु अन्य देशी में, और कहाँ पे? निवारक नज़रबंदी में। समझ में आया कि नहीं ये दोनों पॉइंट? तो अब क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब उसका प्रूफ देना पड़ता होगा ना कि हम लोग के पास ये सबूत है। हाँ, सबूत तो देना पड़ेगा। सब तो पुलिस के पास सबूत की कमी है। 4 ठो वो गैलन देसी ठर्रा वाला खड़ा करा के 2-4 ठो फोटो खिंचवा देंगे, सब नहीं होता है क्या? ऐसा ही होता है। हाँ, बस इतने से काम हो गया, ये अपराध करने वाला था। या हो सकता है कि वो बेचारा कभी साइंस पढ़ा ही ना हो, बम कभी देखा ही ना हो, इलेक्ट्रिक बम पकड़ा दे कि ये देखो। और वो तो छुरछुरिया से भी डरता था, है ना, उसको पकड़ा दिए बम कि ये एटम बम फोड़ने वाला है।